हे दोस्तों, ऑथर रोरी विडन को बहुत अच्छे से याद है जब वो 7 साल के थे और अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी मॉम से एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि मॉम, क्या मेरे कोई डैड है? नाउ ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक सिंगल माँ के लिए, अपने 7 साल के बेटे को आंसर करना। बट स्टिल उनकी मॉम ने उन्हें आंसर करा। उन्होंने ऑथर को अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि वो बस 17 साल की थी जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हाँ, उनकी शादी हुई थी, लेकिन फिर कुछ साल में ही उनका डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद फिर से वापस उनकी शादी हुई। वो 22 साल की एज में फिर प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन फिर ऑथर के पैदा होने के 6 महीने बाद ही ऑथर रोरी वेडन के फादर से उनकी माँ का डाइवोर्स हो गया। ये बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम था उनकी माँ के लिए। वो अकेली थी, बस 22 साल की लड़की थी जिसने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करी थी और अभी उन्हें बच्चे संभालने थे, जो बहुत मुश्किल था उनके लिए करना। इसलिए फिर उस बुरे वक्त में उनकी मॉम ने डिसाइड करा कि वो वापस किसी भी आदमी के साथ नहीं रहेंगी, बिकॉज उनकी किस्मत इस मामले में काफी खराब है। फिर उन्होंने 7 साल के ऑथर से कहा कि बेटा देखो, हाँ हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, हाँ तुम्हारे पास डैड नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे पास बहुत सारा प्यार है, प्यार एक दूसरे के लिए, जो कभी कम नहीं होगा। अब इस बड़ी सी बात को उस छोटे से ऑथर ने जितना हो सकता था उतना समझने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ मम्मा, मुझे पता है, मुझे हमारी फैमिली पसंद है, तुम पसंद हो, सब पसंद है, लेकिन स्टिल मम्मा मुझे लगता है ये बहुत कूल होगा अगर मेरे पास भी एक डैड हो तो। ना ऑथर के मासूम इमोशंस को समझते हुए, उसका बचपना समझते हुए, उनकी मॉम ने उनसे एक बहुत अजीब सी चीज बोली, एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो बात? एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला और फिर उस 7 साल के बच्चे ने क्या क्या एक्शंस लिए जिसने उन दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी, ये सब मैं ऑब्वियसली आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले एक बात सुनो, अभी तक आपके दिमाग में क्या एक बार भी ये क्वेश्चन आया है कि ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज टाइटल तो टाइम रिलेटेड है, लेकिन स्टोरी में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात तो मैंने एक भी बार नहीं की, राइट? वेल, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, बट फिक्र मत करो, बिकॉज सच तो ये है कि इस स्टोरी में एक बहुत ही अमेजिंग लेसन छुपा है टाइम मैनेजमेंट का, जो आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद पता चल जाएगा, जैसे बोलते हैं द फोकस फनल। लेकिन फोकस फनल को भी समझने से पहले आपको समझना होगा 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। बट उससे भी पहले अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों ऐसा है कि आज हमारे पास दुनिया भर की टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट हम अपनी जेब में मिनी कंप्यूटर्स लेके घूमते हैं, फिर भी हम अपने काम में हमेशा पीछे रहने लगे हैं। हाँ, पूरी दुनिया की स्पीड बढ़ती जा रही है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के लिए हजारों चीजें आ गई है, स्टिल हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है कुछ करने का। क्यों लोग काम को लेके इतने स्ट्रेस में रहने लगे हैं और क्यों इतने मेंटल इश्यूज, बर्नआउट्स बढ़ते ही जा रहे हैं दुनिया भर में? वेल, ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑथर बोलते हैं कि आपने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें सीखी है वो सब गलत है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक रास्ते से कहीं जा रहे हो, तभी आप देखते हो कि कुछ गुंडे हैं जो एक आदमी को मार रहे हैं। आपको जरा भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, इसीलिए आप वहां इंटरफियर नहीं करते हो, बिकॉज वही आपको लॉजिकल लगता है। अच्छा, अब आप इमेजिन करो वापस सेम चीज हो रही है, कुछ गुंडे हैं जो एक आदमी को मार रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो आदमी जिसे गुंडे मार रहे हैं वो आपके डैड है, या आपका भाई है, या आपका खास दोस्त है। अब आप क्या करोगे? वेल, अब आप बिना सोचे समझे सीधा घुस जाओगे और अपने डैड को बचाओगे, राइट? लॉजिकली देखे तो अब भी आपको कुछ नहीं पता, बट स्टिल आप घुस जाओगे बिना अपनी फिक्र करे। क्यों? बिकॉज सच तो ये है कि हम ह्यूमंस लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल क्रिएचर्स हैं, जो इमोशंस के बेसिस पे सारे एक्शंस लेते हैं। और यही बात समझने वाली है। मैक्सिमम लोग टाइम मैनेजमेंट को लॉजिकली देखते हैं, जबकि सच तो यह है कि मैक्सिमम लोग अपना टाइम लॉजिक के बेसिस पे नहीं बल्कि इमोशनल बेसिस पे स्पेंड करते हैं। और यही सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको समझना चाहिए। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं कि सच तो यह है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, टाइम तो आएगा जाएगा, आपके पास उसका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन एक चीज है जो आप कर सकते हो, और वो है सेल्फ मैनेजमेंट। बिकॉज सच में देखे तो आप बस खुद को ही मैनेज कर सकते हो, और वही बेस्ट भी है। और ये चीज आप कैसे कर सकते हो, यही चीज आप सीखोगे नेक्स्ट पॉइंट में। टू मल्टीप्लाई टाइम, यूज 3 डायमेंशनल टाइम मैनेजमेंट। ऑथर बताते हैं कि अर्ली टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल एज में चालू हुआ था, और उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट का पूरा फोकस बस एक वर्ड पे था, वो वर्ड था एफिशिएंसी। तब लोगों को लगता था कि अगर वो लोग टूल्स, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो वो लोग अपना टाइम एफिशिएंटली स्पेंड कर सकते हैं, और इसीलिए ही तब टू डू लिस्ट और ये सारी चीजें बनाई गई। जो ऑथर बोलते हैं बुरा तो नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें बस 1 डायमेंशनल थिंकिंग थी। एफिशिएंसी बहुत ग्रेट चीज है, लेकिन सच तो यह है कि
आज हमारे सबके पॉकेट में मिनी कंप्यूटर्स है, दुनिया भर के एप्स है जो हर चीज को बहुत एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट स्टिल हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये वन डायमेंशनल जो चीज है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए ही फिर इसके बाद 2 डायमेंशनल थिंकिंग आई, जो हमारे फेवरेट ऑथर स्टीवन कवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने टाइम मैनेज करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 चीजों पे फोकस करने बोला। एक मैट्रिक्स बना के जहां उन्होंने एक्स एक्सेस दिया अर्जेंट कामों को और वाई एक्सेस दिया इंपॉर्टेंट कामों के लिए। उन्होंने कहा कि आपको हमेशा वो काम पहले करना चाहिए जो सबसे अर्जेंट हो और सबसे इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, अर्जेंट, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है और जो सबसे अर्जेंट नहीं है वो काम करना चाहिए ना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक वर्ड में बस बोलूं तो इसे आप प्रायोरिटाइजिंग करना बोल सकते हो, राइट? आपने सुना होगा ना कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करने आना चाहिए, गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें यहीं से आई है। तो देखो, बात यह है कि पिछले 20 सालों से ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज लोगों को मिली है जो वो यूज कर रहे हैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए, जो अच्छा भी है। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि प्रायोरिटाइज करने से आपके इंपॉर्टेंट काम तो हो जाते हैं बट आपका टाइम इंक्रीज नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब आपको इससे एक्स्ट्रा टाइम कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज सच तो यह है कि आपके पास हमेशा हमेशा बहुत सारे काम करने के लिए रहेंगे ही। प्रायोरिटाइज करना क्या करता है कि वो आपके टू डू लिस्ट से जो 8वां काम था उसे शायद वो फर्स्ट काम पे लेके आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, जो अच्छा भी है, लेकिन वो आपके दूसरे कामों को खत्म करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो बस उन्हें दूर कर देगा, थोड़ी टाइम के लिए टाल देगा। जो बार बार करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। एक, आप काम जितना हो सकता है फास्ट करने की कोशिश करोगे, और दूसरा, और आप और ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे 24 घंटे के अंदर, तभी आप ज्यादा अचीव कर पाओगे। और ये चीज ऑथर बोलते हैं कि ऐसा ही है जैसे एक जगलर बॉल्स को जगल करता है सर्कस में, वैसे ही अपने काम को जगल करना। बस फर्क इतना है कि यहाँ आपको रेगुलरली कई सारे बॉल्स मतलब काम मिलते ही जाएंगे और हर नए काम के साथ आपका पुराना काम करना भी मुश्किल होता जाएगा। प्लस बात यह है कि यहाँ आपको दौड़ना भी पड़ेगा जगल करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जो सारी रीजंस की वजह से आपका क्रैश होना, मेंटल स्ट्रेस में आना पक्का है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ऑथर 3 डायमेंशनल थिंकिंग यूज करने बोलते हैं, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 चीजें आती है। फर्स्ट, अर्जेंसी, मतलब हाउ सून यू शुड डू इट। सेकेंड होगा इंपॉर्टेंस, मतलब हाउ इंपॉर्टेंट द वर्क इज टू डू, और इसके साथ एक और डायमेंशन ऐड होती है, थर्ड, जो होता है सिग्निफिकेंस, मतलब हाउ लॉन्ग विल दिस वर्क मैटर। यहाँ आपको इन तीनों के आंसर्स देने होंगे। यहाँ थर्ड डायमेंशन आपको वो काम पता करने बोलता है जो अगर आप आज करोगे तो उससे आपका जो कल है वो आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैक्सिमम लोग कई सारी टाइम मैनेजमेंट बुक से सीखते हैं कि आपको कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वही दिन में सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि आपको वो काम ज्यादा करना चाहिए दिन में जो करने से कल आपको कम काम करना पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं कि वैसे तो हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटे को बेटर तरीके से यूज करते हैं, जिन्हें मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। इसी वजह से जहां दूसरे लोगों को लीनियर ग्रोथ मिलती है अपने करियर में, वहीं ये जो मल्टीप्लायर्स होते हैं ये लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। सो अगर आपको भी सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस को समझकर एक मल्टीप्लायर बनना है तो आपको ये फोकस फनल समझना होगा। फोकस फनल 3 स्टेप्स। फोकस फनल का यूज करके आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक मल्टीप्लायर बन सकते हो। नाउ इस फनल को यूज करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होगी, जिनमें से पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है एलिमिनेट। ऑथर बोलते हैं कि आज के टाइम पे सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज जब आप एक चीज को अपनी टू डू लिस्ट में डालते हो, ऐड करते हो, तो वो कई बार कल जो आप 10 इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे वो करने की एबिलिटी आपसे छीन लेता है, बिकॉज वो आपका टाइम खा लेता है। इसलिए सबसे पहले एलिमिनेट करो। पूछो क्या जो काम आपको करना है वो सच में जरूरी है या आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लायर से बात करने के बाद ऑथर ने जो बात नोटिस करी वो ये थी कि मल्टीप्लायर्स यूजुअली अपना टाइम मल्टीप्लाई इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो लोग नो बोलना जानते थे, और क्योंकि वो लोगों को आज नो बोलना जानते थे इसलिए फिर कल उनका कई सारा टाइम बच जाता था। आपने देखा होगा बहुत बार लोग हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी बोल रहा हो, जिसकी वजह से उनका बेवजह का बहुत सा टाइम बर्बाद होता है जो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड काम जो फनल में आता है वो है ऑटोमेट करना,
मतलब आज ऐसा प्रोसेस क्रिएट करना जो कल आपका टाइम बचाने में आपकी हेल्प करे। एग्जाम्पल, मैक्सिमम लोगों को अगर 2 ऑप्शन मिले कि वो आज 2 घंटे इन्वेस्ट करके एक ऐप का यूज करके अपने सारे बिल पेमेंट्स एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे चढ़ा सकते हैं, जिससे हर महीने उनके बिल भरते ही रहेंगे बिना उनका टाइम इन्वेस्ट करे, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन कि वो हर महीने 1 घंटा लगा के अपने सारे बिल्स जैसे वो पहले भरते थे वैसे ही भरते रहे बिना ज्यादा कुछ नया मगजमारी करे। तो इन दोनों ऑप्शन में से मैक्सिमम लोग दूसरा ऑप्शन ही चूज करते हैं। वो अपना आज का 1 घंटा बचाने के लिए आने वाले अपने कई सारे घंटे को बर्बाद करते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लायर्स होते हैं वो समझते हैं कि आज अगर हम 1 घंटा ज्यादा लगा देंगे तो ये आगे जाके हमारे कई सारे घंटे बचाएगा, इसलिए वो लोग हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करेंगे, जो आपको भी करना चाहिए। थर्ड, डेलीगेट। थर्ड चीज जो फनल में आती है वो है अपने काम को डेलीगेट करना, मतलब अपना काम किसी और को देना करने के लिए। आपको याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो स्टोरी बताई थी वो स्टोरी यहाँ पूरी होती है। बिकॉज 7 साल के ऑथर ने जब कहा कि डैडी होना बहुत कूल होगा, तो उनकी मॉम ने उससे कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें डैड चाहिए तो तुम खुद जाओ और अपने लिए डैड ढूंढ लो। क्या? राइट। वो छोटा बच्चा भी ऐसे कंफ्यूज हो गया, बट फिर उसने इस काम को एक्चुअली करने का डिसाइड भी किया, मतलब वो अपने लिए डैड भी सर्च करने लगा ना। एक दिन क्या हुआ कि ऑथर का एक शाओलिन कुंफू सेंटर में एडमिशन कराया गया था। बिकॉज वो 5 साल की एज से ही मार्शल आर्ट सीख रहे थे और अच्छा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें थोड़े एडवांस सेंटर में डाला गया जहाँ वो एडल्ट्स के साथ कुंफू सीखने लगे ना। उनके फर्स्ट डे पे ही वहाँ एक आदमी आया, एक लंबे बाल वाला आदमी जिसके हाथ टैटू से भरे हुए थे, जिसने एक लेदर जैकेट पहनी हुई थी और जो मोटरसाइकिल चलाता था वो भी उसी सेंटर में आया। नन्हे से ऑथर को वो आदमी बहुत स्कैरी लगा स्टार्टिंग में, लेकिन कूल भी लगा ना। बात ये थी कि इसी सेम आदमी को ऑथर का पार्टनर भी बनाया गया, मतलब जिसके साथ उन्हें प्रैक्टिस करना था। उस आदमी का नाम था केविन, और एक्चुअली में बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वो काफी कूल और स्वीट इंसान था, जो धीरे धीरे ऑथर का अच्छा दोस्त बनने लगा। जिसकी वजह से ऑथर को भी एक ख्याल आने लग गया कि अगर यही मेरे डैड भी बन जाए तो क्या बात हो। वो साथ में प्रैक्टिस करते थे और फिर उन्होंने साथ में मूवीज जाना भी स्टार्ट कर दी। जो सारी चीजें करने ऑथर को बहुत मजा आता था। बट फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। ऑथर बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा एक दिन जब मॉम और केविन मूवी देखने गए, लेकिन उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया और वो अकेले चले गए। लॉल। जिसके बाद देखते ही देखते केविन और उनकी मॉम के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उन्होंने साथ में कुंफू क्लास कंप्लीट करी और फिर केविन ने उनके मॉम के साथ शादी कर ली। कुछ साल में ही उन्होंने ऑथर को अडॉप्ट भी कर लिया, जिसके बाद रोरी मैकलेक्लन बन गए रॉरी वीडन, और आज वो दोनों स्टिल एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं। वेल, ये स्टोरी काफी इमोशनल है, लेकिन मेन लेसन यहाँ स्टोरी का यही है कि एक्चुअली यू कैन डेलीगेट एनीथिंग। अगर एक माँ अपने लाइफ पार्टनर को सर्च करने का काम अपने 7 साल के बच्चे को दे सकती है और वो बच्चा वो करके भी दिखा सकता है, तो आप भी अपने कई सारे कामों को किसी न किसी इंसान को दे ही सकते हो, जो वो आपके लिए कर सकता है, जिससे आपका टाइम बचेगा और मल्टीप्लाई होगा। और इन तीनों स्टेप्स के बाद आता है लास्ट, डू इट योरसेल्फ। नाउ फनल के एंड में आता है काम को खुद करना। स्टार्ट में आपको जो भी काम आए सबसे पहले ट्राई करना चाहिए उन्हें एलिमिनेट करने का। अगर वो ना हो तो उसे ऑटोमेट करो, अगर वो भी ना हो तो उसे डेलीगेट करो, और अगर वो भी ना हो तब जाके ही वो खुद काम करो। और रुको, कभी कभी थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट भी करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, जिससे आप देखो कि जो काम आज आपको करना ही पड़ रहा है, क्या आप उस काम को वापस से फ्यूचर में एलिमिनेट, ऑटोमेट या डेलीगेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आप बहुत इजीली अपना टाइम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे और काफी टाइम वेस्ट करने से बच भी जाओगे। और ये सारी बातें मैंने आपको प्रोक्रास्टिनेट ऑन पर्पस बाय रोरी वेडन इस बुक से बताई है, जो काफी अच्छी बुक है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान हो तो आपको ये बुक जरूर चेकआउट करनी चाहिए ना। अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोली है, अगर आपको जरा भी पसंद आई है, वो काम की लगी है, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। शेयर कर इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जो अपना टाइम हमेशा वेस्ट करते रहते हैं। कमेंट करके बताओ कि आप अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हो। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।